पिछली वीडियो में ये दिखाया था कि कालीन भैया का इलाज चल रहा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट वीडियो जाकर देख लो, चैनल पर डाल रखा है। सेकंड एपिसोड का सीन शिफ्ट होता है। एक पुलिस अफसर को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को पेड़ से बांधकर उनका एनकाउंटर करता है और काउंटर करने का तरीका थोड़ा कहानी सुनाकर करता है। फिर इसको कॉल आता है और कॉल पर आईजी दुबे इसे हायर करता है गुड्डू पंडित का एनकाउंटर करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। दद्दा को दिखाया जाता है। दद्दा त्रिपाठी जी को देखने आए थे। दद्दा पूछते हैं शत्रुघ्न त्यागी से त्रिपाठी जी कैसे हैं। शत्रुघ्न त्यागी बोलते हैं डॉक्टर कह रहे हैं 10% चांस है। दद्दा शरद को बोलते हैं त्रिपाठी जी को सिवान में कोई खतरा नहीं है, हम छुपा के रखेंगे, पर तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना क्योंकि मुझे गोलू का कटा हुआ सर चाहिए। तभी हम देखते हैं बड़े शत्रुघ्न त्यागी थोड़ा नर्वस फील करता है। अभी थोड़ा राज खुलता है। आप लोगों को याद तो होगा कि लास्ट सीजन में इन दोनों भाइयों के बीच में फाइट हुआ था और गोली चली थी। असलियत में मारा गया छोटा भाई था, ना कि बड़ा भाई था, मगर छोटा चुप होकर और बड़ा भाई बनकर सबको चकमा दे रहा है। बता दे तो दद्दा त्यागी ही उसे ही मार देगा। फिर हमको त्रिपाठी भवन दिखाया जाता है जहां पर सारे लोग बैठे हुए थे। वाल्मीकि ने अच्छा खासा सेटिंग कर लिया था। एक दूर में एक शूटर बैठा रखा था जिसका पॉइंट पूरा गुड्डू पंडित पर था। जैसे ही उसे सही रेंज मिले वो तुरंत गुड्डू पंडित पर गोली चला दे। फिर हमको दिखाया जाता है कि गद्दी चेंज होने की वजह से पूरा सप्लाई चेन जो था इनका वो टूट चुका था। फिर गुड्डू वहां के काम करने वाली लोग से बोलता है न रहा कालीन भैया, न रहा उनकी बिरयानी और न रहा सिस्टम। गुड्डू बोलता है गन्स कहे नहीं बिक रही, कुछ दिक्कत है क्या? तो वो बोलता है मार्केट तो खरीदने के लिए बिलबिला रहा है बट आपके पास सप्लाई ही नहीं है। गुड्डू बोलता है अभी काम में तेजी आना चाहिए, आप ओवरटाइम करिए। बंदूक बनाए गोलू जाती है अपने कॉलेज रिक्रूट करने के लिए। बंदूक बनाने के लिए कुछ इंटेलिजेंट लड़कों को लेने के लिए फिर से कबूतर लोग आते हैं और बंदूक खरीदते हैं और चले जाते हैं और यह काम फिर से धीरे धीरे ठीक होने लगा था। फिर हम देखते हैं गोलू के पापा जी आए थे उनके भवन पे। वो बोलते हैं कि जो अफीम की खेती है वो माधुरी के नाम पे है, ज्योति जेपी यादव ने किया था उनके नाम पर। आपको अगर वो चाहे तो आप इलीगल तरीके से ही उसे हासिल कर सकते हैं। दूसरी जगह में जेल में देखते हैं जहां पर रमाकांत पंडित मतलब गुड्डू के पापा रमाकांत और लाला दोनों ही साथ थे। एक ही जेल में शरद लाला से मिलने आया था और शरद भी बहुत चालाक था। उसे भी पता था अफीम के धंधे के काम के वो पैसा नहीं बना पाएंगे। फिर शरद लाला को एक ऑफर देता है, मैं तुम्हारा जमानत कराऊंगा, तुम मुझे अफीम का धंधा सौंप रहे हो पर 50-50 रहेगा, तुम तुम्हारा नेटवर्क दोगे मुझे और मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा। फिर हम देखते हैं वाल्मीकि आईजी दुबे को कॉल करके बोलता है हर रोज 3 गाड़ी गुड्डू पंडित लेकर निकलता है और फैक्ट्री से सीधा घर और घर से सीधे फैक्ट्री जाता है, पर कुछ पैसे लगेंगे इसको तो दबोचने के लिए और पूर्वांचल का कंपटीशन आने वाला है और यह उधर ही जाएगा तो इसको उधर ही मार देंगे साले को। अब दूसरी जगह हम सीएम के ऑफिस को देखते हैं जहां मीटिंग चल रही होती है और मीटिंग में सारे मंत्री खुश नहीं थे। माधुरी को भी समझ में आ गया ये लोग बाहुबली लोगों से पैसे लेकर चलाते हैं अपने अपने एरिया पर। माधुरी यह सब सहन नहीं करेगी, उसको भय मुक्त पूर्वांचल चाहिए, इसलिए वह दिमाग में ही समीकरण बिठाती है। फिर हम देखते हैं त्रिपाठी भवन में आते हैं मास्टर जी जो कि गुड्डू के टीचर थे, आकर गुड्डू के पैर छूते हैं और इन्विटेशन देते हैं मिस्टर पूर्वांचल की और वो बोलते हैं कि पहले कालीन भैया चीफ गेस्ट बनकर आते थे, अब आप आएंगे। तो गोलू बोलती है बाहर ठीक नहीं है माहौल, पर गुड्डू नहीं सुनता, वो कहता है हम तो जरूर जाएंगे। फिर हम देखते हैं गोलू को जो अपनी टीम को लेके एक कवि सम्मेलन में पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो मंत्री से मिलती है जो कि जेपी यादव से मिला हुआ है, क्योंकि जेपी यादव जब तक इनको नहीं मिलता तब तक वो अफीम की खेती गुड्डू पंडित के नाम नहीं होगी जो कि इलीगल है। बट अब मंत्री थोड़ा पहले बकलोली वाला चुतियापा दिखाता है। फिर गोलू अच्छे से बोल देती है कि पीछे ही मेरे लड़के लोग खड़े हैं, सीधी सीधी बात बता दो नहीं तो तुम्हारा हालत बहुत खराब कर दूंगी, सिर्फ एक मीटिंग फिक्स करा दो। फिर मंत्री भी मान जाता है और दूसरी जगह को दिखाया जाता है गुड्डू पंडित बॉडी कंपटीशन में पहुंचता है। वो भी गोलू के बिना पहुंचते ही वो देखते हैं कि एक भोजपुरी स्टार उनके बगल में आकर बैठता है, पर वो गुड्डू भैया से बदतमीजी से बात करता है। फिर भी गुड्डू भैया खुद को कंट्रोल कर रखे थे। फिर हम उस फंक्शन में देखते हैं वाल्मीकि मौजूद होता है अपने लोगों के साथ और उसने पूरा प्लान मास्टर साहब के साथ बनाकर रखा हुआ था। गुड्डू को आज इधर ही ठोकेंगे, मास्टर साहब भी क्या कर सकते थे, उन्होंने उसकी बात मान ली। फिर देखते हैं गुड्डू भैया के लोगों को वहां पर कुछ लोगों पर शक होता है और वो उनका पीछा करते हैं मगर उनको भी मार दिया जाता है। और जब फाइनली गुड्डू भैया को स्टेज पर बुलाया जाता है प्राइज देने के लिए, टॉप भोजपुरी स्टार भी जाता है, तभी उनमें थोड़ा नातानी हो जाता है तो गुड्डू भैया गुस्से में उसको खींचकर 2 तमाचा मारते हैं। तभी हम देखते हैं कि वाल्मीकि गन निकालता है और वो फायर कर देता है और उसके बाद जो फाइट होती है कभी गुड्डू भैया इन पर भारी पड़े और कभी ये लोग गुड्डू भैया पर भारी पड़े। फिर गुड्डू भैया धीरे धीरे एक एक को पेल देते हैं और लास्ट में वाल्मीकि दबोच लेता है और एकदम गन पॉइंट पर रखता है और तभी पीछे से गोलू की गाड़ी आती है और वाल्मीकि को उड़ा देती है। वाल्मीकि अधमरा होकर पड़ा हुआ था। गुड्डू पूछता है तेरे को किसने भेजा, तब वो सच सच बता देता है। तभी हम देखते हैं वो भोजपुरी स्टार गुड्डू भैया से माफी मांगता है और गुड्डू भैया नहीं सुनते हैं और वाल्मीकि के गन से उसी को ठोक देते हैं और वो वाल्मीकि के हाथ में गन दे देता है। गोलू बोलती है कि यह आपने क्या किया, तब गुड्डू बोलता है मैटर को मैंने अपॉर्चुनिटी में बदल दी, अब देखो ना उनकी कैसी लंका लगेगी। और अगले दिन टीवी पर दिखाया जाता है कि एक पुलिस अधिकारी की गोली से एक भोजपुरी स्टार की मौत हो जाती है। माधुरी के सरकार को भी थोड़ा झटका लगता है, प्रोपोजिशन वाले मौका ना छोड़ें। वो भी इंटरव्यू में बोलते हैं इसके पापा का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था पर यह अभी बच्ची है,
ऐसे प्रदेश नहीं चलाया जाता। दूसरी जगह गुड्डू भैया अपना भोकाल दिखाने के लिए वो पहुंचता है त्रिपाठी चौक पर और कालीन भैया और उनके फादर का पूरा स्टेचू तोड़ देता है अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, इसलिए तोड़ा चौक पर। और उधर कालीन भैया को होश आ चुका होता है। इनके जीवित रहने का 10% चांस था, फिर भी यह जिंदा बच गए। फिर हम देखते हैं कालीन भैया के होश आने के बाद शरद उनसे मिलता है और उनको बोलता है कि ताऊ जी आपका तबीयत कैसा है। तभी कालीन भैया इशारा करते हैं गन की तरफ और शरद उनके हाथ में गन दे देता है और कालीन भैया शरद की तरफ बंदूक तान देते हैं और बोलते हैं तुमने मुझे क्यों बचाया। तब शरद बोलता है मुन्ना और आप में मैं किसी एक को ही बचा सकता था, क्योंकि मुझे फैमिली पूरी करनी थी। मुन्ना को तो मैं बचा नहीं सका, पर मेरी फैमिली नहीं है। मेरे सर के ऊपर से मेरे पापा का साया चला गया था, इसलिए मैंने आपको बचाया। आप भी मेरी फैमिली ही हो। बट शरद का इस सब के पीछे एक मोटिव है, तो हम सबको पता ही है, क्योंकि गद्दी है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जेल में रमाकांत जी से मिलने के लिए रोबिन जाता है। रोबिन उन्हें समझाता है कि आप अपने लिए केस लड़िए, वो कांड अपने बचाव के लिए किया था। अगर आप केस लड़ते हो तो आप जीत सकते हो, आपको मरना नहीं पड़ेगा। आप फैमिली के बारे में जरा सोचो। तभी रमाकांत जी बोलते हैं अगर तुम्हें खड़ा ही रहना है ना, तो तुम मेरे फैमिली के साथ खड़े रहो। तुम एक अच्छे लड़के हो, मेरे बाद मेरी फैमिली को संभालने वाला सिर्फ तुम ही हो। अब इनको ये बोलने के बाद वो फिर से सेल में चले जाते हैं। और दूसरी जगह में आईजी दुबे को देखते हैं, जो कि कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो चुका है, जो वह कांड हुआ था कंपटीशन में, उस वजह से, क्योंकि माहौल को भी तो थोड़ा शांत रखना था। दूसरी जगह हम छोटे को भी देखते हैं, जो बड़ा बनकर गोलू को कॉल करता है और सब कुछ बोलता है। मेरी भाई की जान तुमने लिया है, तुम्हारा कटा हुआ सर मुझे चाहिए। गोलू बोलती है शौक से आ जाओ मिर्जापुर, रास्ता तो पता है ना, और ये तुम्हारे फैमिली का इंटरनल मैटर है और मैंने तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं, वो सिर्फ एक व्यापार था। हम फिर से माधुरी को देखते हैं, जो कि आनंद से बात कर रही होती है। मीडिया हम पर हावी हो रही है और उनको चुप कराना है, तो कुछ सोच समझकर अच्छा काम करना पड़ेगा। आनंद भी उसे सुझाव देता है कि आपका पापा का एक प्रोजेक्ट था जो कि अभी भी अधूरा है, अगर वो प्रोजेक्ट हम पूरा कर देते हैं तो हमारा भी नाम होगा। एक साथ हम 2 काम कर लेंगे, आपके पापा का मूर्ति विस्थापना हो जाएगा और आपको सिंपैथी भी मिलेगा। तब माधुरी बोलती है इसके लिए तो हमें बड़ा फंड चाहिए। तभी आनंद बोलता है आपके पापा के लिए फंड जेपी यादव लाते थे, पर माधुरी बोलती है उनको अंडरग्राउंड ही रहना होगा, क्योंकि उनके लिए पार्टी की छवि बहुत पहले ही खराब हो चुकी है। फिर आनंद माधुरी को शरद का सुझाव देता है, उसके पास आपके लिए एक डील है। शरद माधुरी से मिलता है और बोलता है लाला के बारे में, जिसके पास अफीम है, अगर हम उसका नेटवर्क शुरू कर दें तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, आप अपना प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हो। माधुरी बोलती है वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर लाला को मैं जमानत नहीं दिला सकती बस, और इससे अच्छा प्लान है। फिर हमको छोटे को दिखाया जाता है, उसकी भाभी उसके साथ लिपटना चाहती है, पर वो नहीं चाहता, क्योंकि वो उसके भाई की पत्नी है, इसलिए वो ज्यादा दर घर नहीं रुकता है, हमेशा अवॉइड ही करता है। दूसरी जगह हम गोलू को देखते हैं, जो कि अपना नेटवर्क बिछा चुकी थी, कालीन भैया को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए इस बार खबरी उसने सिवान की तरफ भेजा। फिर हम जेल में देखते हैं कि रमाकांत जी आटा गूंध रहे होते हैं, उनके साथ एक और बंदा था जिसका नाम गेरुए था, और गेरुए के ऊपर कोई हमला करता है तो गेरुआ उसे मार डालता है। और सारे लोग रमाकांत जी को पहले ही बोले थे कि गेरुआ वकील लोगों से बहुत चिढ़ता है और उनको मार देता है वो, पर गेरुआ रमाकांत जी को नहीं मारता। गेरुआ होने बोलता है मुझे पता है आप एक सच्चे लॉयर हो, इसलिए मैंने कभी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे लिए एक अर्जी डाल दीजिए। फिर बातचीत में हमको पता चलता है कि गेरुए की छोटी लड़की के साथ बाहर दुष्कर्म हुआ है, इसलिए उसने 4 लोगों को जिंदा मार दिया। गेरुए की फैमिली के ऊपर खतरा है, इसलिए वो वकील जी से अर्जी डालने के लिए बोलता है। दूसरी जगह हम देखते हैं रमाकांत जी को समझाने के लिए उनके घर से उनकी धर्मपत्नी आई थी, उनको वह अच्छे से समझाती हैं आपके बाद मेरा कोई नहीं है, घर तो पहले से ही नहीं था और आपका एक लड़का पहले ही मर चुका है, एक बाहुबली है, घर में बचा कौन, कोई और किसी से बात नहीं करता, अगर आप भी चले जाओगे तो मैं फांसी लगा लूंगी। फिर कोर्ट रूम में हम देखते हैं रमाकांत जी अपने लिए स्टैंड लेते हैं, लड़ने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मौर्य भी दूध का धुला नहीं था, वो सिर्फ लाला के लिए ही चार्जशीट बना है। गुड्डू को उसने अगवा करके एनकाउंटर करना चाहा, इसलिए रमाकांत जी बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहूंगा मौर्य जी की पत्नी को। वो फिर बोलते हैं आपने बोला कि मैं उनका दुश्मन हूँ, मैं उनको दबाव डालता था, मैं उनको ब्लैकमेल भी करता था, चलिए मान लिया मैंने उनको मार डाला, तो ये बताए मैंने आपके घर में कितनी बार चाय पिया है। तब वो बोलती है कि करीब 1 दर्जन बार। अभी आप खुद ही बताएं कि मौर्य जी इतने दबंग अफसर थे, किसी ब्लैकमेलर को अपनी पत्नी से बने हुए चाय पिलाएंगे। तभी एंट्री होता है कोर्ट में आईजी दुबे की, जो कि अपनी यूनिफॉर्म वापस पाने के लिए माधुरी जी के कहने पे गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ चुके थे। फिर भी रमाकांत जी बोलते हैं मैं ये केस ईमानदारी से लड़ूंगा, मैं किसी से डरता नहीं। फिर हम शबनम को देखते हैं, जो कि लाला से मिलने के लिए आई थी जेल में। वो बोलती है अब्बू क्या आप ये बिजनेस बंद कर रहे हो। तभी लाला बोलता है जेल के अंदर से बेटी मैं ये बिजनेस में नहीं कर पाऊंगा, तो बाहर इसको शरत देखेंगे, प्रॉफिट बोल रहे हैं आधा आधा देंगे। शबनम बोलती है आपको क्या शरत पर यकीन है, क्योंकि विरासत में मुझे सिर्फ आपका बिजनेस ही मिला है, मैं ये बिजनेस गुड्डू पंडित के साथ करना चाहूंगी, आप सोचिए कौन मुझे धोखा दे सकता है, गुड्डू पंडित या शरद। लाला भी शबनम की बात का इशारा समझ गया, इसलिए वो उसको पर्ची दे देता है और बोलता है कि गुड्डू पंडित के साथ ही हम बिजनेस करेंगे। फिर हम देखते हैं शबनम पहुंचती है त्रिपाठी भवन और गुड्डू से बात करती है कि मैं चाहती हूं कि अफीम का बिजनेस हम दोनों मिलकर करें। गोलू को शबनम बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए पहले वो मना कर देती है और गुड्डू भैया भी। तभी शबनम बोलती है कि यह ऑफर मैं शरद के पास भी लेकर जा सकती
सकती हूँ उसने भी यह डील रखी है। तभी तुरंत गोलू हाँ बोल देती है क्योंकि पैसे का मामला है, नहीं तो शरद इस चीज को टेक ओवर कर लेगा और ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। फिर हम देखते हैं सारे लोग अग्री हो जाते हैं। शबनम बोलती है कोई एक ही जा सकता है गद्दी की तरफ से। तभी मीना भी बोलती है 2 लड़की जाएंगे तो सही नहीं बैठेगा, गुड्डू को जाना चाहिए। तब गोलू को थोड़ा गुस्सा आता है, फिर भी वो मान जाती है। जाते टाइम गुड्डू भैया को सही सलामत रहने के लिए बोलती है और शबनम और गुड्डू भैया ही साथ जाते हैं काठमांडू। और काठमांडू जाने के बाद शबनम बाहर रुकती है और गुड्डू भैया जाते हैं अंदर डील करने के लिए। वो लोग बहुत बड़े सप्लायर थे और पूरे नेपाल में उनका अच्छा खासा दबदबा था और गुड्डू उधर दिमाग शांत रखकर उन लोगों को इम्प्रेस कर लेता है और डील भी क्रैक कर लेता है। होटल पहुंचते ही तभी जब रात को गोलू सो रही होती है तभी उसके पास इन्फॉर्मर का कॉल आता है कि सिवान में कालीन भैया छुपे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी गोलू फैसला करती है कि वो जाकर कालीन भैया को उधर खत्म कर देगी। गोलू गुड्डू को बहुत बार कॉल करती है पर गुड्डू फोन नहीं उठाता क्योंकि बाजू में शबनम खड़ी हुई थी। वो उसके साथ मोमेंट बनाने की कोशिश करती है और अपने गुड्डू भैया भी बहक जाते हैं। फिर उन दोनों में थोड़ा मोमेंट बन जाता है पूरा और गोलू फिर उधर से खुद ही निकल जाती है। कुछ लोगों को लेकर जाते टाइम गोलू रोबिन से मिलती है कुछ पैसों के लिए क्योंकि गोलू ने बोला था मेरा खाता पूरा बंद कर दो क्योंकि इन्फॉर्मर को पैसे चाहिए। फिर हमको देखने को मिलता है जो इन्फॉर्मर ने गोलू को इन्फॉर्मेशन दिया था असलियत में वो एक चाल था जो कि छोटे ने रचा था गोलू को पकड़ने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग रात को सिवान के लिए निकलते हैं। पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। फिर कालीन भैया को जिस घर में रखा गया था उधर उसका इन्फॉर्मर इन लोगों को लेकर जाता है। फिर वो लोग एक एक को मारते हुए ऊपर पहुंचते हैं कालीन भैया के कमरे की तरफ और गोलू फिर दरवाजे से देखती है अंदर कालीन भैया का ट्रीटमेंट हो रहा है और गोलू शॉक में हो जाती है। बोलती है कि इतना आसान नहीं हो सकता और अपनी टीम को वापस जाने के लिए बोलती है। तभी उनके ऊपर घमासान हमला होता है और गोलू के सारे टीम मेंबर मर जाते हैं। गोलू कैसे भी करके एक टेबल के नीचे छुप जाती है और रोने लगती है। फिर वह सोचती है कि मैं अगर मारी तो कालीन भैया को मैं लेकर ही मारूंगी। तब वो दरवाजा खोलकर कालीन भैया की तरफ बढ़ती है तभी उसके ऊपर छोटे गोली चला देता है और गोलू उधर नीचे ही बेहोश हो जाती है। फिर कालीन भैया को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। फिर शरद छोटे से पूछता है कि कितने लोग आए और गुड्डू और गोलू कौन लीड कर रहा था। तब छोटे बोलता है उनमें से कोई नहीं, सिर्फ उन्होंने लोग भेजे। तब शरद बोलता है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अगर उन दोनों को बदला लेना है तो खुद के हाथों से कालीन भैया को मारना चाहेंगे ना कि लोग भेज के। तभी शरद बोलता है ये जगह भी सुरक्षित नहीं है, ताऊजी अब अपने घर जाओगे जौनपुर। फिर अगले दिन गुड्डू भैया की नींद खुलती है और वो गोलू के बारे में सबसे पूछता है तो किसी को कुछ नहीं पता था। फिर अपनी एक आदमी को बुलाते हैं जो कि गोलू के टीम में काम करता है। वह बोलता है दीदी हमको हर काम में रखती नहीं थी, सिर्फ कट्टा और पैसा मुझसे मंगवाती थी और बोली थी एक हैवी अटैक करना है, एक इन्फॉर्मेशन मिला है। तभी गुड्डू को लगता है शरद ने ये सब कुछ किया है, इसलिए वो जौनपुर के लिए रवाना होता है। दूसरी जगह हम कालीन भैया को देखते हैं जो जौनपुर आ गए थे और शरद की माँ खुद उनकी आरती उतार के घर में बुला रही थी क्योंकि उनका मकसद भी एक ही था, उनका बेटा गड्डी पर बैठे। तब जब शरद को पता चलता है कि गुड्डू निकला है और मार्केट तक आ चुका है तब शरद अपने गैंग को लेकर पहुंच जाता है गुड्डू के सामने। फिर दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तब गुड्डू बोलता है गोलू को इज्जत से लौटा दो, अगर उसको कुछ भी हुआ तो पूरा जौनपुर हम जला देंगे। तभी शरद बोलता है गोलू मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास होता तो 2 शर्तें होती, पहली तुम मिर्जापुर के बॉर्डर पर उसका लाश मिलता और तुम जौनपुर में इतनी आसानी से नहीं घुस पाते। तभी हम देखते हैं मनोहर मियाँ का कॉल आता है दोनों को ही और वो दोनों को ही समझाते हैं कि अभी कोई खून खराबा नहीं चाहिए और गोलू जौनपुर के पास नहीं है। गुड्डू तुम शांत हो जाओ, अगर हमें कोई सबूत मिलता है हम जरूर बताएंगे और शरद को भी वो शांत रहने के लिए बोलते हैं। जब झगड़ा हो रहा था गुड्डू ने गुस्से में बता दिया कि मेरे पास अफीम है, अगर तुम्हें वो भी चाहिए मैं दिला दूंगा, बस गोलू को लौटा दो। शरद फिर लाला को क्रॉस कॉलिंग करता है और लाला बोलता है डील क्या हुआ था, बेल के बदले अफीम, तुमने बेल नहीं दिला पाया, मैं अफीम नहीं दे पाया। फिर कालीन भैया को जाकर शरद सब कुछ बताता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है और कहां पर वो मात खा रहा है। कालीन भैया तो है पुराने चावल, वो बोल देते हैं कि लला का जो पूरा सप्लाई है वह पानी के थ्रू आता है। फिर शरद जाकर पुलिस को सब कुछ बता देता है कि वो पानी के बोट के ऊपर रेड मार दे। दूसरी जगह हम शरद को देखते हैं जो माधुरी के साथ बात कर रहा होता है और उसको ऑलरेडी पैसा दे चुकी थी। माधुरी खुश थी क्योंकि मीडिया का प्रेशर उनके ऊपर से हट चुका था और लोगों का नजर अब दूसरी चीज पर डाइवर्ट हो चुका था। दूसरी जगह हम गुड्डू को देखते हैं जो कि बहुत परेशान था। वो गुप्ता जी से बोलते हैं मैंने पूरा मिर्जापुर छान मारा है, गोलू कहीं भी नहीं है। गुप्ता जी बोलता है मैंने गोलू के नंबर ट्रेस करने के लिए दिया है पर वो लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तभी मीना आके बोलती है गुड्डू को इतना स्ट्रेस मत लो, गद्दी पर बैठे हुए हो, गद्दी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम आपके लिए। तभी गुड्डू मीना भाभी को बोलते हैं कि अफीम की डिलीवरी ना, ये गद्दी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गोलू से ज्यादा और ऐसी गद्दी में कुर्बान कर सकता हूँ गोलू पर। तभी मीना भाभी जाते टाइम गुड्डू को ड्रग्स थमा देती हैं और बोलती है स्ट्रेस रिलीफ करने की दवा है ये। गुड्डू का तब मानसिक हालत ठीक नहीं था, उसको तब यही ठीक लगा कि स्ट्रेस करने के लिए ड्रग लेने। फिर वो अपने मरे हुए भाई बबलू को सॉरी बोल के ड्रग्स खींच लेता है। फिर देखते हैं गोलू तो गायब हो चुकी थी, इस वजह से पूरे प्रदेश में गर्मा गर्मी का माहौल था, एक दूसरे को वो लोग मार रहे थे। कभी मिर्जापुर वाले जौनपुर वाले पर अटैक कर रहे थे, कभी जौनपुर वाले मिर्जापुर वालों पर अटैक कर रहे थे, पर धंधे का सबका नुकसान हो रहा था। शरद फिर सब कुछ जाकर ताऊ जी को बताता है और तब कालीन
कालीन भैया बोलते हैं भीष्मासुर का नाम तुमने सुना है और वो खुद के ही सर पर हाथ रख देगा और खुद ही मर जाएगा। जो वायलेंस उसने शुरू किया है वही उसको ले डूबेगा, तुम बस शांत रहो। फिर हम देखते हैं पुलिस को जो टिप मिला था वो नेपाल के थरू जो बोट आ रहा था गुड्डू भैया की तरफ अफीम लेकर, वो रास्ते में ही रोक दिया जाता है। पुलिस पूरा तलाशी लेता है पर उनको अंदर कुछ भी नहीं मिलता। असलियत में जोशी नाम का एक आदमी जो कि लाला के लिए ही काम करता था उसने ही रूट को डाइवर्ट कर दिया था और सारा बर्फी उन्होंने गुड्डू भैया के हवेली में पहुंचा दिया था। पर इस बात पर शबनम खुश नहीं थी। वो बोलती है कि तुमने रूट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तुम्हारे गुस्से की वजह से उन लोगों को पता चल गया कि हमारे बर्फी कहाँ से आते हैं। तब गुड्डू बोलता है ठीक है नेक्स्ट टाइम रूट चेंज कर लेंगे, उतना चिंता की कोई बात नहीं है, वायलेंस तो नहीं रुकने वाला। तब शबनम बोलती है इतना सब कुछ वायलेंस उसे गोलू के लिए, और असलियत में शबनम गुड्डू से प्यार करती है पर गोलू के लिए उसका इतना पॉजेसिव होना शबनम को पसंद नहीं था, इसलिए गोलू के बारे में वो अनाप शनाप बक देती है। पर गुड्डू भैया को तो गुस्सा आता है और शबनम को पकड़ लेता है कि तुम्हें पता है कि तुम किसके पास जाकर सेफ हो, शरद के पास या मेरे पास? तुम भी बिजनेस ही करने आए हो तो तुम अपने बाप की ही बेटी, पैसा भिजवा दूंगा, बर्फी तुमने दिया है ना। तब शबनम मना कर देती है क्योंकि शबनम के मन में गुड्डू के लिए एक सॉफ्ट कार्नर है ना कि बिजनेस। धीरे धीरे हम अगले दिन देखते हैं मीना और गुड्डू मिलकर बात कर रहे थे कि अभी तो इस बर्फी को सप्लाई करना पड़ेगा, पूरे पूर्वांचल पर बर्फी तो सप्लाई हो रहा था। पर शरद की आंखों में नींद नहीं था, चाहता था कि लाला की बर्फी बाहर न बिके। शरद के पास जो बर्फी है उतना अच्छे क्वालिटी की नहीं है। तब वो डीलर बोलता है मैं अपने एरिया में देख सकता हूँ पर अच्छा माल तो लोग खरीदेंगे ही। वो डीलर ये भी बोलता है माल एकदम सोना है, अगर यह बिकता गया तो लोग और डिमांड करेंगे, गुड्डू और बेचेगा, आपका बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा। अगर आपको सर्वाइव करना है तो गुड्डू को कैसे भी करके रास्ते से हटाना पड़ेगा। दूसरी जगह हम जेल में देखते हैं पंडित जी को जो कि दूसरे कैदियों के लिए जमानत वगैरह लिखा करते थे, मतलब उनके लिए वो केस लड़ रहे थे। तभी उनका मुलाकात एक कवि से होता है जो कि पब्लिक में नेताजी के बारे में अनाप शनाप बोल गया कविता के थ्रू, इसलिए वो आज जेल में है। और फिर पंडित जी से वह बोलता है कि आप सबके लिए केस लड़ रहे हो, आप मेरे लिए भी लड़ो। तो पंडित जी बोलते हैं कि आपको भी पता है कि आप एक क्रिमिनल हो। तब लाला बोलता है मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। क्रिमिनल आपका बेटा है क्योंकि आज बाहर सांस ले रहा है पर केस मुकदमा मेरे ऊपर चल रहा है। और हम गुप्ता जी को फिर देखते हैं जो कि लखनऊ पहुंचे थे नंबर ट्रेस करने के लिए, पर पुलिस वाले उनकी मदद नहीं कर रहे थे। उनमें से एक अफसर बोलता है गोलू एक क्रिमिनल है, पुलिस क्यों उनका नंबर ढूंढे, हम उनको मार गिराना चाहते हैं। दूसरी जगह मंत्री कार्यालय में देखते हैं जहां पर माधुरी ने साड़ी स्पीकर का तबादला करा दिया था। ये देखकर मंत्री सोलंकी सीएम निवास पहुंचे हैं क्योंकि उनके परमिशन के बिना एसपी के तबादले नहीं हो सकते हैं, ये रूल के खिलाफ थे। पर माधुरी बोलती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रिजाइन कर सकते हो। उसके साथ ये भी ऐलान कर देती है जिनको पीछे से बाहुबली का सपोर्ट है, पैसा आ रहा है, अगर वो भी चाहिए तो वो भी रिजाइन कर सकते हैं। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको छोटे को दिखाया जाता है जो कि गोलू को अगवा करके बंदी बनाकर रखे थे क्योंकि अभी भी उसके लिए उसका सॉफ्ट कार्नर था और छोटे गोलू के सामने पड़े होने की दावा कर रहे थे। पर गोलू को 1 मिनट में पता चल गया कि ये बड़े नहीं है, छोटे हैं। फिर पर आनंद बोलते हैं कि सोलंकी को ये सब बोलने के बाद वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, वो अगर पुराने चीजों को ढूंढने लगे, अगर जेपी यादव तक वो पहुंच गया तो जरूर वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तब माधुरी बोलती है अब जरीना किधर है, तुम उसको बुला कर लाओ, वो इस पार्टी को अंदर से जानती है और जेपी यादव के लिए जरीना ही काफी है। हम जरीना को देखते हैं जो कि पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता थी, उसको कोई सीरियस नहीं लेता था, वो जगह जगह भाषण भी देती थी तो लोग सिर्फ उसके रूप देखने के लिए आते थे और उसके डांस को। फिर हम देखते हैं कि जरीना को सीएम निवास से कॉल आता है और दूसरे जगह हम देखते हैं कि विपक्ष पार्टी जाके जेपी यादव से मिलते हैं जो कि अंडरग्राउंड थे। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि रमाकांत जी की पूरे परिवार जाते हैं उनसे मिलने के लिए। पर तब जेलर बोलते हैं कि आज कुछ कैदी को रिहा कर दिया जाएगा, इसलिए जेल में आज जलसा होने वाला है। फिर हम देखते हैं जलसे के बीच में वो कभी जो अपना कविता सुनाता है और उसके हाथ में एक पेंसिल था। कविता खत्म होने के बाद लाला उसे शाबाशी देता है पर वो कभी उस पेंसिल से ही लाला को खत्म कर देता है। असलियत में ये एक शरद का चाल था, शरद ने इसको जेल में भेजा था लाला को मारने के लिए, अगर लाला खत्म तो नेटवर्क खत्म, यही वो सोच रहा था। दूसरी जगह हम गोलू को देखते हैं जो कि छोटे से कह रही होती है कि तुमको किसी का पड़ा नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई से ही सब लोग प्यार करते हैं, तुमको तो अभी तक तुम्हारे दद्दा निकम्मा ही मानते हैं। कोई बिजनेस शुरू करने के लिए जाते थे तब भी तुमको रोक दिया जाता था, तुम्हारे हाथ तुम्हारे मामा को मरवा दिया और तुम्हारा घर में सब सिर्फ बड़े से ही प्यार करते हैं। अगर तुमको इन सब चीजों को चेंज करना है तुमको सिर्फ एक चीज को बदलना पड़ेगा, दद्दा त्यागी को मार दो। छोटे इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, इसलिए वो गोलू को 4 थप्पड़ मार देता है। दूसरी जगह हम देखते थे कि जरीना सीएम निवास आ चुकी थी और पार्टी की छवि बदलने के लिए वो सीएम साहिबा को सिखा रही थी कैसे आपको अच्छे से भाषण देना है और क्या कुछ झूठे वादे करके सिंपैथी गेन करना है, इसमें जलीना माहिर है। तभी आनंद के पास बीना का कॉल आता है, वो बोलती है कि मैं त्रिपाठी निवास में बिल्कुल सेफ नहीं हूँ, गुड्डू से मुझे खतरा है, जल्दी इधर से मुझे लेकर जाओ। तुरंत ही वो फिर फोन कर देती है। दूसरी जगह हम कालीन भैया और शरद के माँ को भी देखते हैं जो कि पत्ते खेल रहे होते हैं। तभी शरद के माँ के पास किसी का कॉल आता है और कॉल पर मीना है और सेम बात वो शरद के माँ को भी बोलती है और तुरंत ही फोन काट देती है। पर शरद की माँ कालीन भैया को कुछ भी नहीं बताती। और दूसरी जगह हम लाला के
फ्यूनरल पर देखते हैं जहां पर शबनम अपने बच्ची को लेकर रो रही होती है। दूसरे छोर पर गुड्डू भी खड़ा हुआ था पर कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। फिर हम रात को देखते हैं बार में जब छोटे दारू पी रहा होता है तब शरद आके उसके साथ बैठ जाता है और उसे बोलता है कि बदला लेके तुमको कैसा लग रहा है। तब छोटे अच्छे से समझ नहीं पाता है कि शरद क्या बोल रहा है। तब वो बोलता है मुझे पता है गोलू को तुमने गायब किया है और उसको तुमने जान से खत्म कर दिया है। छोटे तब बोलता है मेरे ऊपर तुम इल्जाम मत लगाओ, मैंने गोलू को गायब नहीं किया है, ना वो मेरे पास है। नेक्स्ट टाइम से मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचना, हम लोग त्यागी है। फिर शरद वहां से चला जाता है। फिर हम कालीन भैया और शरद के बातचीत को देखते हैं जहां पर कालीन भैया बोलता है तुम शांति प्रस्ताव रखोगे, अगर तुम ये रखते हो तो सारा मैसेज ये जाएगा कि तुम व्यापार को बचाना चाहते हो, क्योंकि अभी गोलू को ढूंढने के लिए गुड्डू जो वायलेंस कर रहा है उससे व्यापार का नुकसान हो रहा है। सब लोग सोचेंगे तुम बहुत ही मैच्योर हो और गद्दी के असली हकदार हो। तब शरद को कालीन भैया बोलते हैं कि तुमने मुझे मौत के मुंह से बचा के लाए हो। मैंने प्रबंध लिया था कि मेरे बाद गद्दी में मुन्ना ही बैठेगा, जब मुन्ना ही नहीं रहा तो मेरे बाद गद्दी पर बैठने वाले के असली हकदार तुम ही हो। तुमको मैं बाहुबली बनाऊंगा और गद्दी पे मैं तुम ही बिठाऊंगा। फिर हम देखते हैं मुनावर मियां गुड्डू को फोन करता है और बोलता है कि शांति प्रस्ताव के लिए जो कि शरद ने रखा है इसमें आपको भी आना पड़ेगा, वायलेंस नहीं चाहिए, हमको व्यापार का नुकसान हो रहा है। गुड्डू भैया तब कुछ भी नहीं बोलते। जौनपुर में ये मीटिंग रखा गया था। गुड्डू भैया नेक्स्ट डे अपने आदमी को लेकर पहुंच जाते हैं जौनपुर। अभी मुनावर मियां बोलते हैं कि आप दोनों के आपस दुश्मनी हमारे पूरे व्यापार को नुकसान दे रहा है, ऊपर से प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा, सीएम ने बोल के रखा है भयमुक्त पूर्वांचल बनाएंगे, तो ऐसे में हम व्यापार कैसे करें। तब शरद भी बोलता है मुझे भी यह खून खराबा नहीं चाहिए, हमको और मिर्जापुर को अलग अलग बांट दो, कोई भी किसके अंदर नहीं आएगा। तभी मुनावर मियां भी बोलते हैं गुड्डू भी अभी तक अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए मिर्जापुर की कोई भी डिसीजन मेरे मोहर के बिना पास नहीं होगा। अब गुड्डू भैया बोलते हैं हाँ मैं भी सहमत हूं, पर दशहरा तक फिर मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं दद्दा त्यागी को जो कि खाने के टेबल पर छोटों को सुना रहा होता है मैंने बोला था कि मेरा बदला तभी पूरा होगा जब गोलू का सर मुझे मिलेगा, तुम्हें अपने काम पे ध्यान नहीं है। तब छोटे को भी गुस्सा आता है और वो बोल देता है मैं कोशिश कर रहा हूं। तब दद्दा त्यागी बोलते हैं तुमने तो बहुत कोशिश कर लिया, मैंने 3 इन्फॉर्मर पकड़े हैं। दद्दा त्यागी टॉर्चर करते हुए 2 इन्फॉर्मर को मार देते हैं और तीसरा इन्फॉर्मर छोटे का होता है। अगर उसको दद्दा त्यागी मारने के लिए गए तो गोलू का पता वो बोल देगा, इसलिए तब छोटे उधर बोलता है दद्दा इसको छोड़ो, इसको भी मार दोगे तो जवाब कौन देगा, इससे मैं निपटता हूं। और उसे बोलते हैं आप मेरा गुस्सा इन पे मत उतारिए, मैं गोलू का पता जल्द से जल्द लगा लूंगा। फिर हम देखते हैं छोटे गोलू से मिलने के लिए जाता है। वो बोलता है तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं बोलो। तब खुद को जिंदा रखने के लिए गोलू बोलती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस बात पे छोटे को विश्वास नहीं था। वो बोलता है तुम गुड्डू के साथ रहती हो और उसी के साथ ही प्यार करते हो, ये मुझे पता है। तब छोटे को गुस्सा दिलाने के लिए वो बोलती है हाँ मैं उसी से प्यार करती हूँ और गुड्डू भी प्यार करता है पूर्वांचल से और मुझे मारना है तो मार दो मेरे मरते ही। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो सोच सकते हो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का क्या होगा। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं एक बॉडी को जो कि पूरा जल चुका था और हूबहू देखने में लग रहा था कि ये गोलू की बॉडी है जो कि कचरे में फेंक दिया गया था। वहां पर तर गुड्डू गुप्ता जी पहुंचते हैं और उसके बॉडी को देख के जब कंफर्म करते हैं कि ये गोलू की ही बॉडी है गुड्डू तब ये देख के मदहोश हो जाता है और पीछे हम देखते हैं कि गुप्ता जी खुद को ही शूट कर लेते हैं। फिर हम गुड्डू को देखते हैं जो कि इस डिप्रेशन में नशे करते हुए पागल हो रहा था। फिर गुड्डू अपने फैमिली से मिलने के लिए आता है पर उसके फैमिली में कोई उससे मिलना नहीं चाहता था और उसकी मदर भी उसे नहीं मिलना चाहती थी। फिर गुड्डू और रोबिन के बीच बहस बहसी होता है। उस चक्र में गुड्डू रोबिन की दोनों आंखें फोड़ देता है और खुद घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम त्रिपाठी जी को देखते हैं जो कि शरद के साथ बात कर रहा होता है। गोलू के बॉडी को अगर बॉर्डर पर फेंक गया है गुड्डू को सीधा चैलेंज करने के लिए त्यागी ये दोष तुम्हारे ऊपर ही डालेंगे। तब शरद बोलता है मैं इसको खुले में लूंगा क्योंकि अगर मैं लेता हूं मेरा वर्चस्व बना रहेगा और लोग मुझसे डरेंगे। फिर हम शरद को देखते हैं जो कि लखनऊ पहुंचता है माधुरी से मिलने के लिए। वो गुड्डू के बारे में षड्यंत्र बना रहा था कि उसे कैसे दबोचा है दूसरी जगह। हम देखते हैं गुड्डू अपने पापा से मिलने के लिए गया था, उनके सामने वो सब कुछ कन्फेस करता है कि वह जिसके साथ भी रहता है वही खत्म हो जाता है। वो पनौती है पर उसके पापा बोलते हैं बेटा तुम ऐसा नहीं हो और आज मेरे पास तुमको देने के लिए कोई सुझाव भी नहीं है पर मैं यही बोलूंगा अपने मन की बात सुनो। फिर हम दूसरे दिन हम देखते हैं गुड्डू को पकड़ने के लिए पूली प्रदेश की पुलिस चले गए थे क्योंकि रोबिन को उन्होंने मारा था और रोबिन था उस केस की गवाही और गुड्डू ने ही रोबिन को मारा है, ये बयान डिम्पी और उसके माँ ने ही दिया है। तो फिर हम देखते हैं गुड्डू भैया को त्रिपाठी भवन से उठा लिया जाता है पुलिस के वैन पे। फिर एंट्री होती है सीएम की जो कि मीना और लल्ला को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कि फिर हम दूसरी जगह देखते हैं शरद माधुरी से मिलती है और माधुरी उसे खुशखबरी देती है। वो बोलता है कि गुड्डू को हमने उठा लिया है और अब जेल में ही सड़ेगा। माधुरी और शरद की नजदीक बढ़ रहे थे जब शरद ने बोला कि हमको गुड्डू चाहिए, माधुरी मना कर देती है। वो बोलती है ये प्रशासन देख लेंगी, उसको हम फांसी की सजा देंगे, अभी तुम्हारे हाथ में फैसला है। शरद मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, अभी तुम्हें पुराने दलदल में जाना है या तुमको मेरे साथ नई शुरुआत करना है। तब शरद नई शुरुआत ही चुनता है और गुड्डू को वो इनके जिम्मे में ही
छोड़ देता है। दूसरी जगह माधुरी को देखते हैं जो गुड्डू से मिलने के लिए गए थे। माधुरी तब उसे बोलती है कि तुम कुछ टाइम के लिए ही मेहमान हो, फिर तुम नहीं रहोगे, इस दुनिया पे ना रहेगा तुम्हारा वाचा स्वर। गुड्डू भैया बोलते हैं मैंने लाइफ में 2 टाइम ही मुन्ना भैया से इम्प्रेस हुआ था, कॉलेज में उनका लाइफ जीना चाहता था, अभी आपको मुन्ना भैया तो नहीं रहे फिर भी आप उसके लिए लड़ रहे हो। तभी माधुरी बोलती है अगर मुन्ना का बदला लेना होता तो कब का, मैं तुमको मार दी होती, मुझे भय मुक्त पूर्वांचल चाहिए, वायलेंस से मुझे नफरत है। और जेल में ऑफिसर को भी बोल के जाती हैं कि इसको अच्छे से कुटाई करो। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि गोलू और सलोनी रेडी थी, जब कमरे में छोटे आएंगे ये हमला कर देंगे, पर छोटे दरवाजा खोल के वो ये बोलता है कि वो बड़ा है, पर सलोनी समझ नहीं पा रही थी। वो बोलता है सलोनी तुम बाहर जाओ, छोटे का कुछ अंश मेरे अंदर बचा हुआ था, अब इसको मैं खत्म करूंगा। सलोनी मानो उसके ऊपर बिलीव करने लगी थी, पर इससे पहले ही गोलू अपना हथकड़ी खोल लेती है और सलोनी को ढल बना के बाहर चली जाती है। सलोनी का कलाई काट जाती है, उसी टाइम छोटे उसके ऊपर गोलियां चलाता है और एक गोली जाके गोलू के हाथ पे लगता है। फिर हम जेल में देखते हैं सारी कैदी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं गुड्डू भैया को पीटने के लिए। गुड्डू भैया पहले तो सबको पेलते हैं, फिर आखिर में एक पहलवान आता है जो कि गुड्डू भैया के पीछे से हमला करता है और गुड्डू भाई को बेरहमी से मारता है और पैर से खींच के सबके बीच लाके लिटा देता है। फिर पुलिस ऑफिसर उसका एक फोटो खींच लेते हैं। फिर हमको मनोहर मियां को दिखाया जाता है जहां पर पश्चिम के बाहुबली से कॉल आता है, कभी जौनपुर और मिर्जापुर हल्का है, उनके बीच में तनाव चल रहा है, सही टाइम है हम उस पर बैठ सकते हैं। उस जगह हम मीना और माधुरी को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और मीना अपनी दुखड़ा रही थी। यह मीना पहले से ही झूठी है। माधुरी तब बोलती है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो गुड्डू की फोटो दिखाती है, तब मीना भी समझ जाती है कि तख्ता पलटने वाला है। हमको डिम्पी को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा से मिलती हैं। उसके पापा बहुत निराश थे क्योंकि रॉबिन नहीं रहा। वो बोलते हैं मैं पूरे केस फाइल तुमको उठा के दूंगा, तुम सीएम साहिबा को दिखाओ। डिम्पी जब केस फाइल पढ़ती है उसे से पता चलता है कि सीएम साहिब के फादर को मरवाने वाला शरद था। दूसरी जगह हम देखते हैं कि गुड्डू भैया के फैक्ट्री में सब जाने वाले होते हैं, तभी होती है गोलू की एंट्री होती है और सब तब शौक थे कि गोलू मर गई थी। फिर गोलू को हम देखते हैं जो कि पूरे खून वून साफ करके रेडी होती है। फिर गोलू जेपीजी के करीबी मंत्री को कॉल करती है और बोलती है कि अभी जेपीजी से मिलने का टाइम आ चुका है। दूसरी जो कि माधुरी से जाकर मिलती है और बोलती है कि शरद ने ही आपके पापा को मरवाया था और माधुरी के पैरों तले जमीन हिल जाती है। वो बोलते हैं ठीक है तुम एविडेंस रख के जाओ, हम देखेंगे। फिर हम देखते उस दिन रात को शरद को बुलाया था। माधुरी पूछती है तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? शरद तब बोलता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ न्यू लाइफ शुरू करने वाला हूँ और हाँ एक चीज मैंने तुमसे छुपाया है, पर वो छुपाना जरूरी था, पहले मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। माधुरी बोलती है क्या छुपा रहे हो? तब शरद बोलता है कालीन भैया जिंदा है। तो माधुरी सब कुछ सुनने के बाद ये बोलती है कि कालीन भैया के साथ मुझे एक मीटिंग चाहिए, तुम्हारे परिवार से पहले वो मेरे अपने हैं। शरद को इस बात पे कोई आपत्ति नहीं था, वो मान जाता है। दूसरी जगह हम शरद को देखते हैं जो कि कालीन भैया को बोलते हैं माधुरी जी को मैंने बता दिया कि आप जिंदा हो। तब कालीन भैया बोलते हैं मैंने बहुत उस पर भरोसा किया था, तुम भी फिर कर रहे हो, गलती करोगे। शरद बोलता है नहीं, मुझको माधुरी पर पूरा भरोसा है। फिर हम देखते हैं माधुरी कालीन भैया से मिलते हैं और मिलने के बाद कालीन भैया बोलते हैं मुझे गद्दी से भी कोई लगाव नहीं, मैं ये शरद को सौंपने वाला हूँ। पर माधुरी इस बात पर बोलती हैं आप आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो जो मैं बोलूंगी वही होगा, क्योंकि बीना और लल्ला अभी मेरे पास है। फिर हम रात को देखते हैं आज मीटिंग बैठने वाली थी जहां पर हम सारे बाहुबली को देखते हैं इंक्लूडिंग मनोहर मियां एंड शरद। मनोहर मियां तब बोलते हैं मिर्जापुर और पूर्वांचल के गद्दी के वारिस कौन बनेगा, आज उसका फैसला होगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है। तब शरद बोलता है जिस क्षेत्र में अब मेहमान बन के आए हो इस क्षेत्र का मालिक बनने का सपना कब देख लिया। तब शरद को मुनावर मियां बोलते हैं इधर कोई नेगोशिएबल नहीं होगा, यह एक ऑर्डर है। तब शरद बोलते हैं कि पूर्वांचल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कालीन भैया धीरे धीरे एंट्री ले रहे थे, सारे गुंडे शॉप थे और उनके पैर छू रहे थे। तभी हम देखते हैं कि कालीन भैया की एंट्री होती और सारे बाहुबली हक्के बक्के रह गए थे, वो लोग खड़े हो जाते हैं और कालीन भैया को सलाम ठोकते हैं। तभी मुनावर मियां बोलते हैं कि गद्दी को अपना असली मालिक मिल गया, आप और बाबूजी मिलके ही सारे कानून बनाए थे, इस गद्दी का असली हकदार सिर्फ आप ही है। तभी कालीन भैया बोलते हैं मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इस गद्दी का जो असली हकदार है वो और कोई नहीं, वो शरद शुक्ला है, आज से मिर्जापुर की बाहुबली शरद शुक्ला की है। फिर शरद शुक्ला जब गद्दी की तरफ बढ़ते हैं तब कालीन भैया बोलते हैं आखिरी बाहुबली और उसके तरफ गोलियां चला देते हैं और शरद नीचे ढेर हो जाता है। फिर एक एक करके वो सारी बाहुबली को मारने लगते हैं और ऊपर से पूरा पुलिस प्रशासन अटक करता है और सारे बाहुबली को मार गिराते हैं। शरद के अंदर फिर भी जान बचा हुआ था, वो सर गद्दी की तरफ बढ़ता है और कालीन भैया उसे गद्दी की तरफ बिठाते हैं और शरद उधर ही दम तोड़ देता है। ये सब माधुरी का ही प्लान था। दूसरी जगह हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री गाड़ी से बीना और लल्ला को लेकर जा रहे थे, पर रास्ते में ये गाड़ी रोक दिया जाता है और फिर से हम ब्लैक स्कॉर्पियो को देखते हैं जहां पर गाड़ी से और कोई नहीं कालीन भैया उतरते हैं और बीना तब शौक थी और कालीन भैया अपने बच्चे को और बीना को अपने पास रख लेते हैं। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं कालीन भैया पुलिस के थरू जेल में जब पहुंचता है, पुलिस जब गुड्डू को बुलाता है वो गुड्डू नहीं था, गुड्डू जेल से फरार हो गया था। फिर हमको दिखाया जाता है गुड्डू और बाकी कुछ लोग जो कि घायल थे वो नेपाल जाने वाले थे, वही डीलर के थरू और उस बोट से गोलू बाहर आती है। गुड्डू मानो उसे देख के रो पड़ता है और वो दोनों
दोनों पहली बार किस करते हैं एक दूसरे की तरफ प्यार को दिखाते हुए, और लास्ट में मकबूल को दिखाया जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसी के साथ मिर्जापुर की पूरे सीजन 3 को हमने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।